बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री परिवार में आए यहाँ पे समस्त भविष्य भारत का जो जीने वाले युवा पीढ़ियों को मेरा नमन। आप लोगों को पूरा भविष्य दिया हुआ है इस देश का। और आज से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार में ये देखा करते थे कि इस क्लब में बच्चों को जाकर पढ़ाया जाता था, तो उस समय से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आदरणीय चिन्मय पांडे जी महाराज से मिले। लेकिन उस समय हमको लगता था पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं, इतने महापुरुष थे। और आज 10 साल लग गए, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको नमन करते हैं और सौभाग्य है आप ऐसे ही प्रेरणा का स्रोत बने रहें देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही और ईश्वर शक्ति दे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हैं हमारे निशान भैया, आपका भी बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार से जुड़े छोटे से लेके बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चे सबका हृदय से नमन करते हैं। देखिए, किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो अब हम लोग क्या ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम लोग को जहाँ जाना था चले गए, शिक्षक बनना था बन गए, हमें जहाँ जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहाँ लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है युवा वो शक्ति होती है कि एक बार जोसेफ मेजेजी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठ कर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेल जाते हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए, वो मोबाइल में लग जा रहे हैं, कई साल से बतियाने लग रहे हैं, लालू लहरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेके सीधे माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई रोकिएगा तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर, समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। इसलिए समय रहते निर्धारित कर लीजिए आपको क्या करना है, वरना समय एक दिन बता देगा कि आपका क्या करना है। ऐसे लौट के नहीं आ पाइएगा आपके यहाँ पर। समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समझ जा चुका होता है। अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि ही नहीं है। यह समन्वय जिसके पास आ गया वह समझिए कि सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया जा सके। ऐसे नहीं है यहाँ मंच पर जितने गणमान्य उपस्थित हैं सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। कहीं ना कहीं इस राष्ट्र समाज से प्रेम था, तभी वो लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव गांव से बच्चों को लाया जा सके और एक अच्छा भारत का भविष्य लिखा जा सके। वह भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जहां युवाओं का भविष्य खराब हो। अगर युवाओं का भविष्य सुधरेगा तो ही भारत का निर्माण होगा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश पर कि हमारे यहाँ जैसे हम एक तो कह देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ शादी विवाह का एक पवित्र बंधन है, 7 जन्म का साथ होता है और ऐसी कहीं भी परंपराएं नहीं होती हैं। लेकिन इसी समाज के ऊपर एक दहेज नाम का कलंक है कि नहीं है यहाँ पर, तो वो किसको खत्म करना होगा। आप यंग जनरेशन जिस दिन आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वह संस्कार मिला है, वह शिक्षा मिली है, आत्मविश्वास हुआ है कि हमें चाहे जितना पैसा कमाना पड़े हम नौकरी करके, बिजनेस करके ईमानदारी से कमा सकते हैं, दहेज वाला भीख हमको नहीं चाहिए। हमें वो समाज नहीं चाहिए जहाँ कोई दहेज है, हमें वो समाज चाहिए जहाँ लोग दहेज है और सामने से आगे कहे कि हम नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। ये बात हम आप सब से एक बड़े भाई होने के नाते जो यहाँ जनरेशन बैठी हुई है उससे हम ये उम्मीद लेते हैं। क्योंकि आज ही मेरे भाई का भी रिसेप्शन है तो हमने भी उससे पूछा, हमने कभी दबाव नहीं बढ़ा, बोले तुम्हें दहेज चाहिए तो बोलो। कहे भैया हम क्या बोलते हैं, आप सबको समाज में बोलते हैं हम यहीं ले लेंगे। हमने सोचा कि अगर वो बोले एक बार बोलता तो हम उसका भी इलाज कर लेंगे। भाई का प्रेम है, भाई का प्रेम होता है, बड़े भाई को छोटे भाई का अधिकार होता है। और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, आपके सर्किल भी वैसे ही करते हैं। अगर हम सब एक इस चीज को आगे
आगे बढ़ाते रहते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इसमें भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा, वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते, कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा उसको दहेज में दे दिया जाता है। अब उसको पढ़ने नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि उसके बाद दिमाग नहीं है, पढ़ने दिया उसको, पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पर। तो महिलाओं को इस चीज के लिए आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि देखिए आप दहेज नहीं लेंगे, मैं घर को स्वर्ग बना के रखूंगी, दो बात भी सुन लेंगे, बाकी आगे का तो समझते हैं। ये दोनों हफ्ते होना चाहिए और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है। किसान अपनी जगह पर जा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक, डॉक्टर, सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम बहुत कम तवज्जो किसानों को देते हैं जिनका हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं। वो बंजर जमीन से जब फसल उगाते हैं और जब किसानों को आत्महत्या जैसे आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदायी होता है इस देश के लिए। जबकि देश हमारा किसानों का ही है, गाँव का ही है। जब गाँव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी यहाँ पर। हम लोग भी जब यहाँ पटना में संस्था में पढ़ाते थे तो देखिए गाँव से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, उनको जब ब्लड वगैरह नहीं मिलता था तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाया जाए तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ बउआ ब्लड लेके आ जाओ यहाँ पे। कई बार हमने गायत्री परिवार के बच्चों को बुलाया, बहुत हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हमने बुलाया कहाँ जा रहे थे सर, आज हमको स्लम एरिया में पढ़ाने जाना है, पढ़ा के आना तो ब्लड दे देना। वहाँ आने के बाद हमने ब्लड तक दिया यहाँ पर, हमने बहुत लोगों को ऐसा किया। उससे अब धीरे धीरे करते करते अनऑर्गेनाइज था, हमने सोचा एक काम करते हैं ब्लड बैंक ही बना देते हैं यहाँ पर। तो अभी बहुत जल्दी ब्लड बैंक हो जाएगा क्योंकि ये खरमास का महीना अब आने वाला है। तो हमारी संस्कृति के अनुसार शायद उसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, तो हम सब चीज लेके चलना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाए तो अपनी संस्कृति को ही भुला दें, अपनी संस्कृति को भी संभाल के रखना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और आजकल ये जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हो गए हैं, ये पश्चिमी संस्कृति को अपना ली है और कहते हैं ये मॉडर्न। गलत है, वो पश्चिमी है, मॉडर्न नहीं है। ये कौन बात होता है हाफ पैंट में उधारे घूमेगा कहेगा कि मॉडर्न है? इन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। वो कब जवाब दीजिएगा जब आप भारतीय होने के बाद अगर अपनी बुलंदी, अपनी कामयाबी को दुनिया को दिखाइएगा, तब लोग कहेंगे कि वो उधारे घूमना मॉडर्न नहीं है, ये कामयाबी मॉडर्न है। तो आप वो कामयाबी और कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकने दीजिएगा, लड़का हो या लड़की। आप सबने संघर्ष किया होगा। गरीबी इतनी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आज का दीजिएगा कि मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार लोग शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो। भैया व्यापारी व्यापार करेगा, जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा, किसान से जाकर कहिए तुम जहाज लाओ, अरे भाई खेती करने के लिए। तो ये विडंबना है इस देश की। तो हर पायदान पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सफलता कल भी कैसे मिलती थी जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे तब। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वह पत्थर भी जब तक छीनी हथौड़ी का मार नहीं झेलता है, जब तक मूर्ख का रूप नहीं लेता है, तब तक लोग उसके आगे भी सर में झुकाते हैं। पत्थर को भी, लेकिन जिस पत्थर में चोट नहीं सहा लोग उस पर लात रख के चले जाते हैं। तो ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण नहीं मिलता है, उसे आभूषण बनने के लिए भी ना आप आग में तपना पड़ता है, आग में जल के तपना पड़ता है, तब जाके वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। अगर नहीं तपिएगा, नहीं बनिएगा तो आपका कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में संघर्ष होता है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था। सृष्टि के रचयिता जिनके एक उंगलियों में क्या से क्या नहीं हो जाता, जब उन्हें वनवास झेलना पड़ता था। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास जा रहे थे तो बड़ा अच्छी चीज याद है हमको। अभी रास्ते में हम थे तो वही याद आया कि जब वो वनवास जा रहे थे तो बड़ी प्रमुख घटना हुई थी। क्योंकि अभी रास्ते में आ रहे थे तो नहीं, वो कुछ लोग पैसे मांगते हैं किन्नर को, और ऐसे हाथ पे एक सिक्का रख के हाथ सर पे हाथ रख के दुआएं देते हैं। तो वहाँ से प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे,
सारे अयोध्यावासी रो रहे थे, हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं चलते हैं। जब अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे, पीछे मुड़े और कहे कि आप सब लोग अब लौट जाएं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, पुरुष, स्त्री सब लौट जाए, आप लोग यहाँ से लौट जाए, हमारा वनवास का है कि वचन दिया हुआ है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन को तो निभाना था, तो वहां से उनकी बात मानकर लोग लौट गए। जब वनवास काट के इतने लंबे समय का वनवास और काट के जब लौटे तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ किन्नर लोग खड़े, ट्रांसजेंडर। तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे वनवास करके आ रहे हैं और स्वागत में बस ये लोग और भी एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि क्या है, ये ही लोग बस है, स्वागत में तो होना चाहिए। कभी महाराज जी स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं, तरस गई अयोध्यावासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग, उन्होंने ये लोग कहा कि महाराज जब आप वनवास जा रहे थे ना उस समय आपने बोला था कि बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, महिला सब चले जाए। आपने तो इनको बोला ही नहीं कि ये चले जाए, ये जब से वनवास में थे ये वहीं खड़े हैं, ये आए नहीं स्वागत में, ये खड़े हैं वहीं पे। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हौस होकर कहा था कि सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दो, उसका आशीर्वाद फलित हो जाएगा। आज भी वो परंपरा है। तो इस देश में तो भगवान लोगों को परीक्षा देनी पड़ी है, तो हम और आप किस चीज की मसाला है, तपस्या तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, इनसे भागना नहीं है। तो इसलिए नहीं किया। और यहाँ जब आप अच्छा काम कीजिएगा, जब भी कभी अच्छा काम कीजिएगा तो 10 लोग उंगलियां उठाएंगे। तो एक बार जरा सोचिएगा, सीता मैया को लोगों ने अपनी परीक्षा में बैठा दिया, हम लोग को जियो क्या है हम लोग। अच्छा कहाँ पर बिठा दिया गया था? लंका में नहीं, अयोध्या में बैठाइए। ये क्या है, आपको प्रेरणा देता है उनकी लीलाओं को समझिए। जब ये समाज को दिखाना था कि आपने भी जब उंगलियां उठाएंगे तो आपको साहस मिलना चाहिए, आपको देखना होना चाहिए कि जब हमने भी तकलीफ उठाई है तो आप लोगों को भी होना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो उंगलियां उठाने वाले को आज कोई नहीं पूछता है, लेकिन आज भी सीता मैया सबके दिलों में सोचिएगा। वो लोग ऐसे कहाँ खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जब लोग याद रखेंगे तो आपके उस सत्कर्मों को याद करेंगे, आपकी उस भलाइयों को याद करेंगे। आप उस समाज से आते हैं भारत में जहाँ कहा जाता है यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए हैं जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। पूरी कब से हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता लूट गई, हमको नदी की सभ्यता लूट गई, आज मेसोपोटामिया कहीं रहा नहीं, रोम की वो सभ्यता कहाँ मिल गई, लेकिन आज भी अमर रहा था हमारी भारत की वो संस्कृति जो अखंड भारत शुरू होता था। कभी अफगानिस्तान छोड़ा गया, कभी म्यांमार छोड़ा गया, कभी पाकिस्तान छोड़ा गया, कभी बांग्लादेश छोड़ा गया। हम बस ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो चीजें तोड़ी जा सकती है उसे वापस जोड़ी भी जा सकती है। अखंड भारत आ जाएंगे जिसे कोई नहीं रोक सकता है। हमें लगता है कि ऐसे हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा एक होकर खड़ा रहना चाहिए। हमारा झुकाव, हमारी लॉयल्टी, हमारा नैतिकता, हमारा सब कुछ समर्पण, न परिवार, न देश, न राज्य, न ही किसी पार्टी, न ही किसी मतभेद, न ही जाति, न ही धर्म। हमारा झुकाव केवल और केवल राष्ट्र के प्रति होना चाहिए कि जब बात राष्ट्र की आएगी सब कुछ त्याग दिया जाएगा और पूरे भारत के लोग खड़े होंगे तो अपने भारत के लिए, एक राष्ट्र के लिए खड़े होंगे। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अच्छे से काम कीजिए। और एक बार उन गरीब लोगों की भी सोचिएगा जो कि मुख्य उद्देश्य है गायत्री परिवार का कि चाहे दुश्मन लाख आगे निकल जाए, एक दोस्त पीछे छूटना नहीं चाहिए। तो एक समाज के अंतिम नहीं छोड़ना, चाहे जहाँ भी हो। अभी हम तो शिक्षक हैं, हमको तो सुई मारने नहीं आए,
हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन अभी हम लोग ने हॉस्पिटल बना रहे हैं यहाँ पे। जब इतने मजबूर हो जाते थे लोगों को देखते हुए, कोई 8,000 10,000 का जब MRI करते थे, हमने बोला कि आज भी हम यहाँ पे उसका आधा का आधा भी करते हैं, एकदम यहाँ जितना लगता है एकदम मिनिमम से मिनिमम में। तो अभी हमको भी बड़ा उसमें हेक्टिक हो जाता है कि इधर एक कोचिंग देखना है, फिर उधर हॉस्पिटल देखना है, अभी कैंसर हॉस्पिटल के लिए वर्क कर रहे हैं, तो बड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन फिर भी हमेशा याद रखिएगा, समाज के लिए जब आप कभी काम कीजिएगा ना, आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि उस समाज की दुआएं आपके साथ रहेंगी यहाँ पर। और यह भारत का समाज है, हम सबको एक मिलकर रहना है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे अंग्रेज आके बांट के चले जाएंगे किसी किस्म से। भारत एक विचारधारा है, विचारधारा को कोई बांध नहीं सकता है, विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेके जाएंगे तो दुनिया आपको इज्जत से नजर से देखेगी, ये देख के नहीं देखेगी कि कहीं फट जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर। ये हमारी संस्कृति है और ये संस्कृति को हमने बना के रखा है। हम एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम शिक्षकों के बीच में हमेशा ये बात कहते हैं। कई बार तो शिक्षक नाराज भी हो जाते हैं इस बात को। हम ये बात कहते हैं कि वर्तमान शिक्षकों का पैर छू के जो प्रणाम किया जाता है बच्चों के द्वारा, इसके लिए उनका मेहनत नहीं, हजारों सालों से ऋषि मुनियों की तपस्या है, जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा दिए हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। आप तो व्यापार बना के रख दिए हैं, तो इसमें कराना नहीं चाहिए। बच्चों ने तो अपना संस्कार नहीं भूला कि हमें गुरु के प्रति सम्मान देना है, लेकिन गुरु कब गुरु के भेष में व्यापारी बन गया पता ही नहीं चला। तो एक बार आप हमारी संस्कृति में शिक्षक के भेष में अगर कोई व्यापारी आ जाए तो उनसे जरूर कहिएगा फीस दिए हैं, शिक्षा लिए हैं। जब आप गुरु के दक्षिणा लेंगे तो सम्मान भी होगा। कभी भी याद रखिएगा, अकेला चना भार नहीं खोल सकता, आप सबको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि भारत को भारत रहने दिया जाए। ये भारत की जो मूल संस्कृति है वो रहने दिया जाए। क्योंकि समयाभाव है और हमारे सामने आदरणीय चिन्मय पांडे जी महाराज जी हैं, तो इतने बड़े वक्ता के सामने बोलना थोड़ा सा अपने आप में संकोच लगने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक बार बोलेंगे भारत